कहानी अनकही हमारी एक नई सीरीज़ जिसमें हम रूबरू कराएंगे आपको पुलिस विभाग की ऐसी महिलाओं से जिनकी सफलता की चकाचौंध तो सबने देखी, लेकिन उनके पीछे का संघर्ष अनकहा रह गया। आज इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम मिलाएंगे आपको एसपी अजाक भोपाल श्रीमती ज्योति ठाकुर से, जिनकी जो एक आदिवासी क्षेत्र से हैं। एक आदिवासी लड़की जिसकी आर्थिक स्थिति, जिसकी पारिवारिक स्थिति उसके लिए एक संघर्ष और चुनौतीपूर्ण बना, लेकिन उनको अपना सपना पूरा करना था खाकी वर्दी पहनने का। तो आइए मिलते हैं श्रीमती ज्योति ठाकुर से। नमस्ते मैम, हमारे इस पहली सीरीज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, ये बताइए कि एक आदिवासी लड़की का सपना खाकी वर्दी पहनने का, क्या ये सपना देखना जायज़ था उस टाइम? क्या ये कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? ये चुनौतीपूर्ण तो था ही, जैसा कि अभी आपने बताया। जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर अगर मुझसे पहले अगर मैं अपनी माँ की बात करूँ, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि जब वो कक्षा 8वीं में पढ़ती थी, तभी उनकी शादी कर दी गई। कम शिक्षा का स्तर और शादी हो जाना, ये दोनों बातें ऐसी थी कि उनका जो शैक्षणिक स्तर था वो कम था, इसलिए और शादी कर देने के कारण वो अपनी पढ़ाई को उस समय कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन आदिवासी समाज में उस ज़माने में, आज उनकी उम्र 58 ईयर्स की हैं, तो उस समय में इतना महत्व था नहीं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और 8वीं के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना एजुकेशन बढ़ाया और आज की तारीख में मम्मा हमारी पीजी की हुई हैं और उसके बाद नौकरी भी उन्होंने ज्वाइन की। शिक्षा विभाग में अभी वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिला झाबुआ पेटलावत तहसील में, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। उसके बाद फिर जब नौकरी नहीं लगी थी, उसके पहले तक हमारे जो पिताजी हैं वो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते थे। हमेशा वाद विवाद और इस तरह की स्थितियां बनी रहती थी। तो उन्होंने उन बातों को भी महसूस किया कि मैं अभी नौकरी कर नहीं रही हूँ, तो मैं इतना संघर्ष कर रही हूँ, इतनी परेशानियाँ देख रही हूँ, तो मेरे बच्चे ऐसी परेशानी ना देखें। इसलिए पहले तो वो अपने पैरों पे खड़ी हुई। फिर हम चारों बच्चों का जन्म हुआ, तो हम 3 बहनें हैं। तो वो ये चाहती थी हमेशा से कि मेरी जो तीनों बेटियां हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हों, उसके बाद ही मैं उनकी शादी करूं। जैसे कि आपने बोला कि आपके जो पिता थे, वो एक पिता एक मुखिया होता है जो पूरी परिवार को संभालता है, लेकिन यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं थी और आर्थिक और एक पारिवारिक तनाव की स्थिति भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा थी। तो ये आपके बचपन के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण रहा पूरा? देखिए, बचपन में बच्चों का जो बचपन होता है वो एक सबसे खूबसूरत समय होता है और वो मासूम होते हैं बच्चे। जिस समय में बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना चाहिए, जो प्यार और स्नेह उनको मिलना चाहिए, उससे हमारा बचपन वंचित रहा। हम सभी बहुत छोटे छोटे थे, तभी से घर में लड़ाई झगड़े और इस तरह की स्थितियां देखते आए थे। तो जब भी बचपन को याद करते तो फिर से एक बार हमारी जो रूह है काँप जाती है कि ऐसा बचपन ईश्वर किसी को भी नसीब ना करे। सामाजिक बदनामी भी एक तरह से कहीं, जिस तरह से आपके पिताजी परिवार के साथ नहीं थे या जिस तरह से उनका पूरा परिवार के प्रति जो रुख था, पर सामाजिक लोगों का एक आपसे सामाजिक कहीं ना कहीं दूरी भी थी, लोग उतना उस तरह से प्रतिष्ठा भी नहीं देते थे। देखिए, जब घर में जिस तरह से विवाद हुआ करते हैं, तो हम सब भी समझते हैं कि छोटी सी जगह जहाँ हम रहते हैं वो वैसे ही इतना छोटा है, तो छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी परिवार में, समाज में इस तरह से फैल जाया करती हैं। तो निश्चित है कि फिर बदनामी जैसी स्थिति का सामना तो करना ही पड़ता है। तो शुरू से ऐसा माहौल रहने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा उस समय में काफ़ी कम थी। अगर पुलिस में एक बात करें, पुलिस में आने की, आपके पिताजी खुद पुलिस में थे, क्या आपको उनको वहाँ से प्रेरणा मिली पुलिस में आने की? पुलिस में आने का ख्याल कहाँ से आया? ये तो जो मेरी माँ हैं वो एक अपने बचपन में सोचा करती थी जब वो पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि काश उनको वर्दी की नौकरी करने का मौका मिलता। तो उस उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ और हम 3 बहनें हैं, जैसा मैंने बताया। तो मेरी बड़ी बहन है जो प्रोफ़ेसर है अभी कॉलेज में, और एक छोटी बहन है वो जूनियर टेलीकॉम ऑफ़िसर है, और मैं। तो कहीं न कहीं मम्मी मेरे अंदर अपनी अपनी छाया देखती हैं वो। तो उनको लगता था कि अपनी इस बेटी को मैं पुलिस ऑफ़िसर बनाऊँगी, जो सपना मेरा अधूरा रह गया था वो ये पूरा करेंगी। मतलब ज्योति के लिए उन्होंने बचपन से सपना संजो के रखा था कि उसे एक पुलिस अधिकारी उन्हें बनाना है। हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो मैंने बीए बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट था, तो मैं शैतान ज़्यादा हुआ करती थी, तो मेरा खुद का कोई सपना नहीं था। जैसे मम्मी हमेशा कहा करती थी कि
पीएससी की तैयारी करवाना है। तो बस जब भी मुझसे कोई पूछता था क्या करोगी, तो बड़े होके पीएससी की तैयारी करना है और आज आगे एजुकेशन बढ़ाने के बाद। पीएससी की तैयारी करना, एक इतनी बड़ी कोचिंग करना, भारी भरकम खर्चे, जब आर्थिक स्थिति खराब है परिवार की, कैसे किया उसको? जहाँ उस टाइम आप एक नौकरी भी करती थी, संविदा शिक्षक भी थी, और लोगों ने बड़ा ताने मारे कि ये नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, नौकरी तो पिताजी सबसे पहले ये कहा करते थे कि तुम अभी जॉइन की हुई हो, संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पे मैं कार्यरत थी, तो उनका ये था कि नहीं, अभी आप जिस पे हो उसी को प्रिपेयर करो, उसी को आगे करो। आपको उनके शब्द जो थे वो मैं बताती हूँ कि बड़ी नौकरी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये छोटी नौकरी भी तुम्हारे हाथ से चली जाए। तो वो कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते थे, एनकरेज नहीं करते थे कि हाँ आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही जब ज्वाइन कर लिया तो जो हम मुझे 2500 रुपया तनख्वाह उस समय मिला करती थी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पे। तो जो बैंक के हेड कैशियर थे वो भी इस तरह से बिहेव करते थे कि इतनी छोटी सी तनख्वाह मिलती है और आप इतनी सी बात के लिए इतना परेशान करती हैं, अभी आप साइड में बैठ जाइए, अब भी बड़े अमाउंट वाले भी बिल लगे हैं तो पहले उनका भुगतान होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। फिर था कि ज़्यादातर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी अगर जहाँ ST SC का प्रतिशत ज़्यादा है तो वहाँ एक ये बात है ही कि आदिवासी लड़कियाँ क्या बनती हैं, संविदा शिक्षक ही बनती है ना, इससे ज़्यादा तो वो कुछ बनती नहीं है। तो ऐसे बहुत सी परिस्थितियाँ थी जो मुझे इस बात के लिए उत्तेजित करती थी कि हाँ मुझे पीएससी की तैयारी करना ही है। पीएससी की कोचिंग करने में क्या क्या चुनौतियाँ आई? आर्थिक स्थिति और परिवार से दूर रहना, जब आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, कैसे ये पूरा कैसे किया? क्या क्या दिक्कतें आई उस टाइम आपको? सबसे पहले तो मैं मम्मी के बारे में बताना चाहूँगी कि उन्हीं की हिम्मत थी। उनके सामने ये थे सारे प्रश्न कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे बच्ची पढ़ाई करेगी आगे, इसकी फ़ीस वगैरह का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। कई बार उन्होंने जैसे ज्वेलरी रख देना और गिरवी रख देना और किसी से आर्थिक सहायता ले लेना, ये सब वो मेहनत करके और मुझे इंदौर में मेरी कोचिंग की फ़ीस और किताबों के लिए पैसे भिजवाया करती थी। और जब मेरे पास पैसा आता था, मुझे पता होता था, जैसे मान लीजिए 2000 रुपया आया तो मुझे पता है कि ये 2000 रुपये मुझे पूरे महीने चलाना है, इसी से मेरा आने जाने का खर्च, इसी से मेरा जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे इससे पूरी करना है। तो एक बार का किस्सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं पैसा बचाने के लिए बहुत सोचती थी कि मम्मा के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं और मैं बाहर आ गई हूँ तो मम्मी कैसे पूरा अफोर्ड करेंगी। तो मैं एक बार अपनी कोचिंग ख़त्म करके और घर के लिए रवाना हुई। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, ये किस्सा मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत क्लोज़ है ये घटना मेरे हृदय के। तो जब मैं कोचिंग से घर जाने लगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मुझे, जैसा आप देख करके समझ सकते हैं कि मैं खाने पीने की काफ़ी शौकीन भी हूँ। तो एक होटल थी सामने और उस होटल में गरम गरम कचौड़ियाँ तली जा रही थी। वो कचौड़ी देख करके मेरे मन में आया कि ठीक है ना, 5 रुपए की तो कचौड़ी है, रुक करके खा लेते हैं। लेकिन फिर वो 5 रुपये, मुझे लगा कि 5 रुपये की कचौड़ी खाना मतलब 2 दिन का किराया चला जाना। तो मैं बिना उस कचौड़ी को इग्नोर किया मैंने और मैं सीधे घर के लिए रवाना हो गई। मैंने उस कचौड़ी को नहीं खाया सिर्फ इसलिए कि मैं 5 रुपया खर्च करूँगी तो मेरी मम्मी और ज़्यादा परेशान होंगी। चाहे वो 5 रुपया ही था, पर मैं कह रही हूँ ना कि मैं छोटे-छोटे पैसों को बचा करके और अपना खर्च चलाया करती थी। किराया निकालना भी बड़ी मुश्किल होता था, उसके हाँ, लिए अपनी बिल्कुल। किताबें बेच दी थी। बिल्कुल, उस समय हाँ, एक ये भी था कि आने जाने का वो पैसा ख़त्म हो गया और घर में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी कि मम्मा उस समय कंडीशन में नहीं थी, तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया और मैंने अपनी किताब बेच दी ले जा करके, जो मैंने मम्मी को भी बाद में बताया, उस समय तो नहीं बताया कि अभी बताऊंगी तो नाराज़ होंगी। वो किया मैंने। उसके अलावा आपको एक और बात बताना चाहूँगी जो कि गलत है और किसी को करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने किया इसलिए बता रही हूँ। तो जिस कोचिंग में मैं पढ़ती थी उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स बाकी रह गई थी, तो जो मेरे सर थे वो मुझे बार बार कहते थे कि फ़ीस जमा करो, फ़ीस जमा करो। तो मैंने अपने कान में छोटी छोटी गोल्ड की बालियाँ मैंने पहनी हुई थी, तो उन बालियों को ले जा करके मैंने बेच दिया मम्मी को बिना बताए और उससे मैंने फिर अपनी फ़ीस भरी। उसमें भी मुझे मिले थे 1700 रुपये, 1700 रुपये और कुछ 150 रुपये एक्स्ट्रा कुछ रहा होगा। तो वो जब ले जाकर मैंने अपने सर को दिया तो मेरे सर ने तब भी यही कहा कि इसमें तो अभी भी पैसे कम हैं। जब आपने पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखा, पीएससी की कोचिंग देख शुरू की, तो क्या आपने कभी सोचा था कि क्या केवल मेरे पास एक ही मौका है? क्या आपको अगर आप एक मौके में सफल नहीं हो पाती पहले में, तो क्या दूसरे मौके में भी आप करती, क्या कर पाती? नहीं, दूसरा तो ऑप्शन मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब मैंने अपने ब्रेन में ये बात को सेट करके रखा हुआ था कि पहला और आखिरी चांस।
दूसरे के बारे में तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की, बस क्योंकि मैं जानती थी ना कि मेरी पारिवारिक स्थिति क्या है। इधर पापा का टॉर्चर करना कि बच्चों को बड़े शहरों में मत भेजो, खास तौर से एक यंग लड़की को अगर भेजोगे तो कहीं उसके साथ कोई ऐसी स्थिति ना निर्मित हो जाए। फिर पापा का है कि नौकरी मत छोड़ो। इधर स्कूल में जो मैं टीचर थी तो स्कूल में जो मेरी प्रिंसिपल थी वो भी सपोर्ट नहीं करती थी, वो भी टॉर्चर करती थी कि नहीं आप ज्योति को वापस बुलाइए। खूब सारी ऐसी कंडीशंस थी जिसके कारण मैं सेकेंड ऑप्शन तो मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना था। जिस दिन आपने खाकी वर्दी पहनी, जब आपको सैल्यूट मारते देखा, आपकी माँ ने क्या कहा, वो दिन कैसा लगा? सबसे पहले जब एकेडमी में उन्होंने, जब पासिंग आउट परेड होती है तो फैमिली के सभी लोग आते हैं, उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म में देखा तो उनकी आंख से भी आंसू निकल रहे थे और मेरी आंख से भी आंसू निकल रहे थे, खुशी के आंसू। और जब कभी वो भोपाल आती हैं और उनके सामने फोर्स कभी सल्यूट करता है तो वो ये कहती हैं मुझसे कि जितना भी मेरा मान सम्मान खो गया था वो मान सम्मान तूने मुझे किश्तों सहित वापस कर दिया। जिस समाज में कई बार उन्हें दुत्कारा जाता था, वहीं उन्हें सम्मानित किया गया था महिला दिवस पर, वो क्या किस्सा था? हाँ, ये जब मेरा रिज़ल्ट आया तो जिस पिटलावत तहसील की मैं हूँ तो वहाँ की मैं पहली लड़की थी जो पीएससी में सिलेक्ट होकर के और उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित हुई थी। तो झाबुआ ज़िले में 8 मार्च के दिन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, उसी में हम लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया था, मम्मी को और मुझे। तो जिस दिन उनको वो अवार्ड हाथ में मिला और उनको शॉल गिफ्ट की गई तो वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वो आज भी उस बात को याद करके खुश होती हैं। अब उनकी मिसालें दी जाती हैं वहाँ पे? बिल्कुल। आप देखिए, जब बच्चे जब हम उस उम्र में थे जब हमारी समाज के मुताबिक शादी कर दी जाना चाहिए थी, उस समय उन्होंने टॉर्चर झेला। परिवार के लोगों का, समाज के लोगों का, गली मोहल्ले में जितने जान पहचान वाले थे वो उनको कहते थे कि हमने अपने बच्चों की शादियां कर दी, तुम अपनी बच्चियों की शादी कब करोगी, समय रहते शादी कर दो, बाद में रिश्ते नहीं मिलेंगे, ये सब उनको कहा जाता था। लेकिन उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरी बच्चियाँ अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी मैं शादी नहीं करूँगी। और आज ऐसी स्थिति है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जिनकी शादी उस समय हो गई थी वो आज परेशान हैं या घर आ गई हैं, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हैं। तो मम्मी की मिसालें दी जाती है कि महिला हो तो सीता ठाकुर जैसी। देखो कि हस्बैंड का साथ नहीं था, परिवार ने साथ नहीं दिया, लेकिन अकेले लड़ाई लड़ते हुए इस समाज की होते हुए भी इतना बड़े पद, खुद भी नौकरी कर रही हैं अच्छे से और अपनी बच्चियों को भी सबको राजपत्रित अधिकारी बना करके मानी। आप एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी भी हैं जिसको पूरा स्टाफ काफ़ी चाहता है, काफ़ी स्नेह करता है। एक घटना हुई थी जब आप डकैती पकड़ने के लिए पूरे सारे अपने स्टाफ के साथ साथ में रुकी थी और आपका बच्चा बहुत छोटा सा था। हाँ, ये घटना तो है ही है। इसके पहले भी जब मैं शहडोल में मेरा पहला पोस्टिंग हुआ था, तो वहाँ भी हम लोगों ने मन लगा कर के काम किया। तो वहाँ मेरी नौकरी के समय का जो पहला अवार्ड था वो मुझे वहीं मिला था। वो भी मेरे विभाग से नहीं मिला था, वो मुझे वहाँ की जनता ने सम्मानित किया था। वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित होता है हर वर्ष, विराट उत्सव। तो जो अच्छी सेवाएं देते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको वहाँ की जनता के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो मुझे पहली बार विराट रत्न सम्मान मिला था, वो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय था। फिर उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर में एसडीओपी जोबट के पद पे हुई, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो देखिए क्या होता है ना कि हमने वर्दी पहन ली, हम आ गए, अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक डर मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि कहीं ऐसी कोई घटनाएं ना हो या ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा दिया जाए कि महिला है तो काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, मेरे क्षेत्र में उस समय कुछ घटनाएं लगातार ऐसी हो गई, जैसे लूट डकैती, वो 7 दिन में कभी भूल नहीं सकती। उन 7 दिनों में लगातार वारदात होती थी। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये उस समय तो नहीं समझ में आया जब घटना हुई, बाद में समझ में आया उसके कारण जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। लेकिन मेरे मन में ये डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि सबके मन में ये बात आ जाए कि महिला एसडीओपी इसलिए घटनाएं हो रही है। और मेरा बेटा उस समय 1.5 साल का था, मेरे साथ मेरे ससुर जी बस रहते थे जिनकी उम्र 75 ईयर्स की थी और एक केयर टेकर रहती थी। लेकिन मैंने सारी चिंताओं को छोड़ करके जब बात चैलेंज की आ गई तो मैंने अपने बच्चे को 28 डेज़ के लिए घर पे छोड़ दिया। पूरे 28 दिन मैं अपने घर नहीं गई। मैं कहाँ गई, मैंने जो हमारे सस्पेक्ट थे, एक मेन सस्पेक्ट था हमारा, उस जगह का नाम डेका कुंड था, मुझे याद है आज भी, पहाड़ी के ऊपर घर था, वहीं हमने कैंप लगाया। जैसा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय उस समय थे, उनके मार्गदर्शन और निर्देशन में हमने वहाँ कैंप लगाया। कड़ाके की ठंड उन दिनों में हुआ करती थी। पूरे 28 दिन हम सारे लोग इतना मन लगा के हम लोगों ने काम किया और उन 7 दिनों में जितनी वारदात हुई थी, मंदिर में चोरी और 302 भी हुआ उस समय, और बड़ी बड़ी लूट की घटनाएं भी, डकैती लूट की भी घटनाएं काफ़ी हुई थी। तो वो सारे मामले हम लोगों ने ट्रेस किए और जो चोरी का माल गया था, हमारा मशरूका जो गया था, वो हमने ओरिजिनल रिकवर किया। तो वो भी शायद आपके जन्मदिन के दिन। हाँ, उस दिन मेरा, जैसे आपने कहा ना कि स्टाफ के लोग थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं अच्छा लीडरशिप के लिए,
तो था वो लोग ऐसा, उन लोगों को पता चल गए कि 12 फरवरी को एसडीपी साहब का जन्मदिन है, तो वो भी और ज़्यादा स्पीड से मेहनत करने लगे कि अभी उसी दिन हमको गिफ्ट के रूप में उनको रिकवरी करके देना है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था वो। मैम, आपने अपनी माँ का संघर्ष देखा, आपने अपना भी संघर्ष देखा, आप अधिकारी हैं, माँ का आप भी अब एक माँ हैं। अगर एक पूरी महिला की कहानी सोचें कि जिसके साथ उनका पति नहीं था, परिवार का सपोर्ट कम था, ऐसे में महिलाओं का संघर्ष कितना कठिन हो जाता है और किस तरह उन्हें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हिम्मत तो किसी भी कंडीशन में नहीं हारना चाहिए। देखिए, परिस्थितियाँ सभी के साथ एक ही जैसी होती है। लगभग सारे लोग अपनी मंजिलों पर स्ट्रगल करते हुए पहुँचते हैं, लेकिन सफलतापूर्वक वो लोग पहुँच पाते हैं जो हार नहीं मानते। अपनी मनचाही मंजिल वही लोग पा सकते हैं जो लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होते, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, वही लोग आगे आ सकते हैं। इसलिए हार तो कभी भी नहीं मानना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, दृढ़ संकल्पित होकर के और आगे बढ़ने का संकल्प के साथ बढ़ते रहना चाहिए। सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा प्रयास करते रहें। आपको लगता है महिला होना अपने में संघर्ष को ज़्यादा बढ़ाता है? हाँ, ये तो सही कहा आपने। महिला होने का मतलब ये है कि एक जो क्वेश्चन मार्क जो रहता है वो तो बना ही रहता है। किस तरह का? कि आप महिला हो तो आप काम कर पाओगी या नहीं कर पाओगी। आपको जो दिया जाएगा टास्क, क्या आप उसमें अपना 100% दे पाओगी या नहीं। यही बात किसी पुरुष अधिकारी कर्मचारी से नहीं पूछी जाती, लेकिन आप महिला हैं तो पहले इस बात को आपको साबित करना पड़ता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यही रहा है। मैं बाकी सबके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन मैं पर्सनली अपने बारे में ये कह सकती हूँ कि जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ वहाँ पहले अपने आप को साबित करना पड़ा कि नहीं नहीं, आप मुझे काम कुछ भी दीजिए, मैं कर लूँगी। और 100% नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो करूँगी। लेकिन आप मुझसे ऐसी अपेक्षा से मत कहिए कि आप मतलब महिला हैं तो काम नहीं कर पाएंगी। मैम, इतने संघर्ष के साथ आप अपने अनुभव के साथ आप एक लेखिका भी बन गई हैं। कुछ हमारे लिए कुछ अपनी इस पूरे संघर्ष को एक कविता के तौर पर कुछ लाइनों में कह के बताइए। देखिए, मैंने पर्सनली अपने जीवन के संघर्ष पे तो अभी तक कुछ लिखा नहीं है। मम्मी के लिए ज़रूर मैंने लिखा था कि मैं उनको उपहार स्वरूप कुछ दे पाऊँ। मैं माँ का कर्ज तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन उनको कुछ छोटे मोटे ऐसे काम करके और उनको खुशी दे सकती हूँ। तो इसी सिलसिले में मैंने उनके संघर्ष पे जो उन्होंने स्ट्रगल किया उसके आधार पे किताब लिखी पूरी, और उसके बाद फिर किताब लिख करके उनको गिफ्ट किया। तो वो बड़ी खुश हुई। और उसके बाद एक और एक्सपीरियंस एक छोटा सा है, वो बताना चाहूँगी कि अभी ये लॉकडाउन का समय चल ही रहा है। इन दिनों में जब ऑफिसेज बंद हो गए थे तो मेरा भी सौभाग्य ऐसा रहा कि मैं अपने बच्चों के साथ रह पाई। फिर काफ़ी टाइम तक, और ये लाइफ में पहली बार हुआ कि पूरा परिवार एक साथ रहा, जिसमें मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सास ससुर सभी साथ में। तो जो गृहिणी के सपने होते हैं ना, जीवन होता है, उस टाइप का जीवन मैंने जिया। मैं काफ़ी खुश थी। फिर सडनली एक दिन मेरी ड्यूटी लगा दी गई। मुझे पता चला कि फील्ड में मुझे कोविड-19 वाले जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको ड्यूटी करना है। ठीक है, हम आ गए। चूँकि कोविड-19 था तो बच्चों के संपर्क में, फैमिली से टच में रह नहीं सकते थे। तो मेरा घर विदिशा में है, तो बच्चों को मैंने विदिशा में छोड़ा और मैं आ गई भोपाल। अब इतने दिनों का साथ अचानक सन्नाटे में बदल गया। बच्चों की मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगती थी, और मैं भावुक भी हूँ थोड़ा, बच्चों से अटैच भी ज़्यादा हूँ। तो छोटा वाला बेटा मुझसे हमेशा फिर पूछने लगा, कब आओगी मम्मा, क्यों जा रही हो, कब आओगी। हर बात का उत्तर एक ही होता था, मैं फिर आती हूँ बेटा। तो इन्हीं शब्दों को मैंने कुछ अपने मनों के जो भाव है, मन के भावों को कागज़ में उतारा। हाँ, और कोशिश की कि एक छोटी सी कविता लिखूं, तो वही मैं आपको भी सुनाती हूँ। कविता का जो शीर्षक है वो है मैं फिर आती हूँ। इसमें हम दोनों माँ बेटे की बातचीत है। पहले वो मुझसे पूछ रहा है, फिर मैं उसको उत्तर देती हूँ। वो मुझसे कहता है कि तुम आती हो, फिर तुम चली जाती हो, मुझसे आँख मिचोली खेल आँखों से ओझल हो जाती हो। मैं किसी से कह तो नहीं पाता, मैं तेरे बिना रह नहीं पाता। हर खामोशी के बदले तुम इतना बस कह जाती हो, मैं फिर आती हूँ। चंदा, तारे, परियों की कहानियाँ तुम ही तो सुनाती हो, फिर क्यों कह के चली जाती हो, मैं फिर आती हूँ। माँ हूँ तेरी, इसलिए तेरी हर बात समझ जाती हूँ। तू रोए तो आँख मेरी भर आती है, चोट लगे तुझे तो दर्द में सह नहीं पाती हूँ। तुझ पर ना हो कर्ज कोई, इसलिए फ़र्ज़ निभाने जाती हूँ, और ये कहकर चली आती हूँ, मैं फिर आती हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। और
और क्या संदेश आखिर में आप हमारे साथ लोगों को देना चाहेंगे, दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस को कभी कम ना होने दें और प्रयास करते रहें। जो प्रयास करते हैं सफलता निश्चित रूप से उनको मिलती है। और महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी मेरी तरफ से सभी को। महिला दिवस की शुभकामनाएं। तो देखा आपने, जैसा कि ज्योति ठाकुर मैम हैं, एक बेहतरीन ऑफिसर हैं और सफल हैं। सफलता तो सब देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का संघर्ष उनके द्वारा आपने खुद सुना कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है और हार नहीं माननी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।